मोहन ने मधु को रोते देखा तो बोले, मधु अगर तू सच में चाहती है कि मेरा तुझ पर से भरोसा ना उठे तो मेरे सवालों का सच सच जवाब देना, क्योंकि तेरा सच बोलना आज तेरे पापा के लिए बहुत जरूरी है। मधु ने बिना कोई जवाब दिए आहिस्ता से अपनी गर्दन हिला दी। मोहन ने उसकी ओर देखकर पूछा, तू शिमला प्रोजेक्ट के लिए ही गई थी ना? नहीं, मधु ने सिर झुकाकर जवाब दिया। उसका नहीं सुनकर आरती हैरानी से उसे देखने लगी। मोहन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पर मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन ने हिम्मत करके अगला सवाल किया, तू वहां कॉलेज ट्रिप पर घूमने गई थी? मधु ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो उन्होंने फिर से सवाल किया, शिमला में तेरे साथ रोहित व्यास और करण खुराना भी थे? जी, मधु ने बिना झिझके एक बार फिर जवाब दिया। आरती की घबराहट बढ़ने लगी। वो तुरंत उठकर बोली, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपको आपकी दवाइयाँ भी लेनी होती है। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, आप दोनों खाना खा लीजिए। इतना कहकर वो किचन की ओर जाने लगी। तभी मोहन ने मधु से अगला सवाल किया, क्या तू करण खुराना को पहले से जानती थी? ये सवाल सुनकर आरती के कदम रुक गए, पर मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने फिर से पूछा, क्या तू करण खुराना को पहले से जानती थी? मधु ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ। कैसे, कहाँ मिली थी उनसे? मोहन ने गुस्से में पूछा। मधु ने घबराते हुए जवाब दिया, मेरे जन्मदिन वाले दिन वो पहली बार मुझे महाकाल मंदिर में मिले थे। तब मुझे नहीं पता था कि वो रिद्धिमा के मंगेतर है। आरती ये सब सुनकर और भी परेशान हो गई। मोहन ने फिर से सवाल किया, क्या तूने अपनी नौकरी छोड़ दी है? मधु ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो मोहन ने अगला सवाल किया, क्यों? मोहन का ये सवाल सुनकर मधु को वो सब याद आने लगा जो बीती रात उसके और करण के बीच हुआ था, और वो कोई जवाब नहीं दे सकी क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो ये बात अपने पापा को कैसे बताए। मधु को खामोश देखकर मोहन ने फिर से पूछा, अगर तू सही और ममता जी गलत है तो फिर तूने नौकरी क्यों छोड़ी? मधु ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। आरती एकटक मधु को देख रही थी, पर वो बुत बनी जमीन पर बैठी हुई थी। उसके कोई जवाब न देने पर मोहन ने अगला सवाल किया, करण खुराना ने तुझे इतने लोगों के बीच अपनी पत्नी क्यों कहा? मधु हिम्मत जुटाकर बोली, कल जब मैं रिद्धिमा की ड्रेस लेकर लौट रही थी तो अचानक मुझे सड़क पर चक्कर आ गए और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोगों के सामने झूठ बोल दिया कि मैं उनकी पत्नी हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। मोहन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, उन्होंने तुझे अपनी पत्नी ही क्यों कहा? मुझे नहीं पता, मधु ने जवाब दिया। तो मोहन ने गुस्से में ऊंची आवाज में पूछा, तेरी मदद के लिए वहां करण खुराना ही क्यों आया था? वो वहां क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता पापा, मधु ने रोते हुए अपना पहले वाला जवाब ही फिर से दोहरा दिया। तो मोहन ने गुस्से में अगला सवाल किया, वो शिमला में तेरे साथ क्यों था? मधु ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता पापा, सच में मुझे नहीं पता कि वो वहां क्या कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि जिस होटल में हम रुके थे वो उनका था। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे गुंडों से बचाने वहां कैसे आ गए, और मैं ये भी नहीं जानती कि वो कल मॉल में क्या कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर मोहन ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और बोले, तुझे ये तो पता है ना कि लोग तुझे और करण खुराना को लेकर बातें कर रहे हैं। ये सुनकर मधु का रोना और बढ़ गया। आरती भी किचन के दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी, पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। मोहन ने एक बार फिर गुस्से में सवाल किया, तुझे ये तो पता है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि करण खुराना ने तुझसे छिपकर शादी की और फिर तुझे छोड़कर रिद्धिमा से सगाई कर ली। तुझे ये तो पता है ना कि तेरा बार बार करण खुराना से मिलना भले ही एक इत्तेफाक हो, पर लोग ये बात कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि इत्तेफाक एक बार हो सकता है मधु, 2 बार हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, पर बार बार टकराना इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी मुलाकातें होती है। मैं सच कह रही हूँ पापा, मैं उनसे जितनी बार भी मिली हूँ सिर्फ इत्तेफाक से ही मिली हूँ। मैं उनसे खुद मिलने कभी नहीं गई। मधु अपने पापा की ओर देखकर बोली। मोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कभी झूठ न बोलने वाली मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलकर शिमला घूमने गई, और वहां जो कुछ भी हुआ वो उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। इतने बड़े बड़े सच तूने मुझसे छिपाए, मुझसे झूठ बोला, तो मैं कैसे मान लूं कि तू अब सच बोल रही है? मधु इस बार कोई जवाब नहीं दे पाई, तो मोहन उसकी ओर देखकर बोले, मधु अब बस मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब देगी। मधु ने रोते हुए अपना सिर हिला दिया। तो मोहन उसकी ओर देखकर बोले, शिमला में तू तूफान में अपने सारे दोस्तों से बिछड़ गई थी।
और फिर पूरी रात नहीं मिली, और अगले दिन तू सही सलामत अपने दोस्तों के पास पहुंच गई। ये सब मैं जान चुका हूँ, पर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू सारी रात कहाँ थी? अकेली थी या किसी के साथ थी? उनका ये सवाल सुनते ही मधु कांपने लगी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा जा रहा था। मोहन भी एकटक उसे ही देख रहे थे और आरती की नजर भी उस पर ही थी। मोहन ने हिम्मत करके फिर से पूछा, मधु मेरे सवाल का जवाब दे। मधु कांपते हुए बोली, वो मैं सारी रात जंगल में। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। मोहन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और हिम्मत जुटाकर फिर से पूछा, तू अकेली थी या कोई तेरे साथ था? मधु को वो सब याद आने लगा जो उस रात हुआ था। उसने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मोहन गुस्से में चीखे, जवाब दे मधु। मधु हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में बोली, मैं पहाड़ी से नीचे नदी में गिर गई थी पापा, और एक लड़के ने मुझे बचाया था। आरती हैरानी से उसे देखने लगी। वो रोते हुए फिर से बोली, प्लीज पापा, आगे कोई सवाल मत करिएगा, क्योंकि उस रात जो हुआ उसका सच एक बेटी अपने पिता को कभी नहीं बता पाएगी। ये सुनकर आरती ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और रोते हुए किचन में चली गई। मोहन भी ये सुनकर अपने होश खो बैठे, पर मधु फिर से बोली, पर ये जरूर कहूंगी कि उस रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि उस रात मेरे साथ कौन था, क्योंकि अंधेरे की वजह से मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। पर मैं ये जानती हूँ कि उसने जो भी किया शायद मुझे बचाने के लिए किया। मोहन ने तुरंत अपनी व्हीलचेयर घुमा ली और खुद को संभाल कर बोले, आज तूने आरती को सही और मुझे गलत साबित कर दिया है बेटा। झूठ बोलकर शिमला गई और वहां इतना कुछ हुआ और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सब कुछ जानने के बाद अब मेरे पास एक भी ऐसी वजह नहीं है जिससे मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं। तूने अपने पापा के भरोसे को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि अब शायद जिंदगी में दोबारा मैं तुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। आज भरोसा ही नहीं रहा तो रिश्ता कैसे रह सकता है? मधु हैरानी से अपने पापा की ओर देखने लगी जो उसकी ओर पीट करके बैठे थे। आरती भी ये सुनकर तुरंत किचन से बाहर आ गई। मधु उठकर खड़ी हुई और अपने पापा के पैरों के पास बैठकर बोली, प्लीज पापा ऐसा मत कहिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं सच में नहीं जानती कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। मैं शिमला से लौटते ही आपको सच बताना चाहती थी, पर हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं आपको सच बता नहीं पाई। मैं सच में नहीं जानती कि करण और रोहित शिमला में क्यों थे। प्लीज ट्रस्ट मी पापा, प्लीज ट्रस्ट मी। क्या तू करण से प्यार करती है? तभी मोहन ने उसकी ओर देखकर पूछा। मोहन के इस सवाल को सुनते ही मधु हक्की बक्की रह गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसे करण के साथ हुई अपनी सारी मुलाकातें याद आने लगी। मोहन एकटक उसे देख रहे थे। उन्होंने फिर से पूछा, क्या तू करण से प्यार करती है? नहीं, मधु ने नजरें झुकाई और हिम्मत करके जवाब दिया। मोहन उसकी ओर देखकर बोले, नजरें झुकाकर जो सच कहा जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है बेटा। तू जो कह रही है उसकी हकीकत मैं तुझे दिखाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने पास ही टेबल पर रखा रिमोट उठाया और टीवी ऑन की। टीवी पर मधु और करण की ही न्यूज आ रही थी। एक न्यूज एंकर हाथों में माइक थामे बोली, सुबह जो न्यूज हमें मिली थी उसके हिसाब से ये लड़की करण खुराना की पत्नी बताई जा रही थी, पर अब सूत्रों से पता चला है कि ये लड़की करण खुराना की मंगेतर के घर काम करने वाली एक मामूली सी लड़की है, जो करण खुराना की दौलत के लिए उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। खबर तो ये भी मिली है कि ये लड़की करण खुराना की मंगेतर के भाई को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रही थी। कुछ खास सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि ये करण खुराना और रोहित व्यास के पीछे शिमला तक पहुंच गई थी, पर वक्त रहते सबको इस लड़की की असलियत पता चल गई, जिसकी वजह से इस लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इस लड़की ने ये फेक वीडियो बनाया और मीडिया तक पहुंचाया। ये सब सुनकर मधु के जैसे होश उड़ गए और वो कुछ बोल नहीं पाए। मोहन ने टीवी बंद की और बोले, मधु ये उन इत्तेफाकों से हुई मुलाकातों का खमियाजा है जो तेरे साथ हम सबको भुगतना पड़ेगा। आज तूने अपने पापा को जीते जी मार दिया है। चल तो मैं पहले ही नहीं सकता था, पर आज तूने मुझे सिर उठाने लायक भी नहीं छोड़ा। नहीं पापा, मधु रोते हुए बोली। मोहन की भी आंखें भर आई। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तू ये समझ लेना कि तुझे जन्म देने वाली माँ की तरह आज तेरे पापा भी मर चुके हैं।
ये सुनकर मधु का रोना अचानक से बंद हो गया और वो एकटक अपने पापा को देखने लगी। मोहन ने अपने आंसू पोंछे और बोले, अगर तू मेरी बेटी नहीं बेटा होती मधु, तो आज मैं तुझे इस घर से हमेशा के लिए चले जाने को कह देता। पर तू मेरी बेटी है और इस सच को मैं बदल नहीं सकता, और इसलिए तुझे इस घर से जाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये घर है तो तेरा ही। पर आज के बाद तू मेरे और आरती के लिए अजनबी है, इसलिए आज इस पल के बाद तुझे हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने अबीर को फोन कर दिया है, उसकी एग्जाम खत्म होते ही वो इंदौर वापस आ जाएगा, इसलिए अब तू जो भी करना चाहे वो सब करने के लिए आजाद है। इतना कहकर उन्होंने अपनी व्हीलचेयर अपने कमरे की ओर घुमाई और जाने लगे। तभी मधु उठकर बोली, जब आपने मुझसे सारे रिश्ते खत्म ही कर दिए हैं पापा, तो इस घर में रहने का मेरा भी कोई हक नहीं बनता। ये सुनकर मोहन रुक गए और आरती भी हैरानी से उसे देखने लगी। वो तुरंत उसके पास आई। उसने उसकी बांह पकड़कर गुस्से में पूछा, पागल हो गई है क्या मधु, या दिमाग खराब हो गया है तेरा? तेरे पापा ने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या तू घर छोड़कर चली जाएगी? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जा। मधु ने मोहन की ओर देखा और बोली, माँ पापा ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ रिश्ता भी नहीं होता। जब पापा ने कह ही दिया है कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो मैं इस घर में रहकर उन्हें और आपको और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? आरती ने इतना कहा ही था कि तभी मोहन बीच में बोल पड़े, जाने दो इसे आरती, इसके इस घर से चले जाने में ही हमारी भलाई है और ये भी हमसे आज़ाद हो जाएगी। और अगर तुम्हें इस बात की चिंता है कि इसके जाने के बाद ये घर कैसे चलेगा, तो मैं बहुत दिनों से मिश्रा जी से काम के लिए कह रहा था। उन्होंने अपने साले के ऑफिस में मेरे लिए अकाउंटेंट की नौकरी पक्की कर दी है। अब तुम्हें इसके आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही मधु आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में आते ही उसने अपने आंसू पोंछे और अलमारी के पास रखा सूटकेस उठाया। वो अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगी। मोहन भी अपने कमरे में आ गए, पर आरती वही सोफे पर बैठकर रोने लगी। दूसरी ओर करण अपने कमरे में बैठा टीवी पर अपनी और मधु की न्यूज़ देख रहा था। उसने सारी न्यूज़ सुनने के बाद गुस्से में एलईडी पर इतनी जोर से रिमोट फेंका कि एलईडी टूटकर जमीन पर आ गिरी। आवाज इतनी जोरों की थी कि अपने कमरे में सो रहे ऋषभ की नींद खुल गई। रिद्धिमा और राधिका भागती हुए करण के कमरे में आई। राधिका करण के कंधे पर हाथ रखकर बोली, करण प्लीज शांत हो जा, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हाँ करण, मीडिया का तो काम होता है बात का बतंगड़ बनाना, पर डैड और अंकल सब ठीक कर देंगे। कल सुबह तक सब पहले की तरह हो जाएगा, और वैसे भी मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पास खड़ी रिद्धिमा बोली, पर करण ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और गुस्से में बैग पर रखा अपना फोन उठाकर आदि को फोन करते हुए वहां से चला गया। वो गुस्से में सीढ़ियों से नीचे आते हुए आदि से बोला, आदि अभिजीत को कॉल करो और उससे कहो कि अपना सारा काम छोड़कर 1 घंटे में अपनी टीम के साथ हमारे ऑफिस पहुंचे, और हमारे वकील को भी वही बुलाओ जल्दी। जी सर। आदि के इतना कहते ही करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो नीचे लिविंग रूम में एक कोने में परेशान खड़े रोहित के पास आकर बोला, रोहित मुझे मधु के घर का एड्रेस चाहिए। रोहित ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो करण फिर से बोला, मुझे मधु के घर का एड्रेस चाहिए। सुना तुमने? देखो करण, पहले ही हमारी वजह से उस बेचारी लड़की की जिंदगी ने ना जाने कितनी मुश्किलें खड़ी हो गई है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों उससे दूर रहे। रोहित बोला, मैंने तुमसे सिर्फ मधु के घर का एड्रेस मांगा है रोहित, मुझे एडवाइस देने के लिए नहीं कहा। और मधु के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मधु को तुमसे बेहतर जानता हूँ। करण के इतना कहते ही रोहित हैरानी से उसे देखने लगा, तो करण ने उसे घूरते हुए फिर से पूछा, एड्रेस दे रहे हो या मैं खुद पता कर लूं? रोहित ने गुस्से में उसे मधु का एड्रेस सेंड कर दिया। फोन की बीप बजते ही करण ने अपना फोन चेक किया और रोहित की ओर देखकर बोला, थैंक्स। रोहित गुस्से में वहां से चला गया। तभी शालिनी ने करण की कलाई पकड़ी और उसे अपने कमरे में लेकर आई। करण, कभी कभी तू मेरी समझ से भी परे होने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले तूने माँ से कहा है कि तेरे दिल में मधु के लिए कोई जगह नहीं है, तो अब ये सब क्या कर रहा है? करण उनकी ओर पीट करके बोला, मम्मा मैंने दादी से जो भी कहा उसके बारे में इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहता। और रही बात जो अभी अभी आपने देखा और सुना उसकी, तो आप मुझे बहुत अच्छे से जानती है।
मेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी का तमाशा बने, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। इसलिए अब मैं अपने तरीके से मधु की लाइफ में सब कुछ ठीक करूंगा। मधु के घर क्यों जा रहा है, उसकी फिक्र हो रही है। तभी शालिनी ने उसके सामने आकर पूछा। करण बिना कुछ कहे उनकी ओर देखने लगा। तो शालिनी ने फिर से पूछा, सही कह रही हूं ना मैं? करण कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी ऋषभ के चीखने की आवाज आई, मंगेश, मंगेश, जिंदा हो या मर गए हो? ऋषभ की आवाज सुनकर करण शालिनी की ओर देखकर बोला, जाइए मोम, आपका लाडला बेटा उठ गया है, शायद शराब उतर गई होगी उसकी। जाइए और जाकर उसे सिर दर्द की दवा दीजिए और अपने हाथों से डिनर के वक्त उसे नाश्ता कराइए। करण थोड़ा कम बोला कर, भाई है वो तेरा, शालिनी बोली। करण बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही शालिनी भी अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि मंगेश भागता हुआ ऋषभ के रूम की ओर जा रहा था। रुको मंगेश, शालिनी ने उसे रोका। उसने उसके हाथ से ट्रे ली और बोली, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मंगेश की जैसे जान में जान आ गई और वो सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही शालिनी ऋषभ के कमरे में आई तो ऋषभ बेड पर सिर पकड़कर बैठा था। शालिनी ने ट्रे टेबल पर रखकर पूछा, जब पता है कि शराब उतरते ही सिर में इतना दर्द होता है तो इतनी पीता ही क्यों है? पता नहीं तुम दोनों क्यों इतना झगड़ते हो? देख कितनी चोट लगी है, अब दर्द तो होगा ही। आई एम सॉरी चाची, पर कल रात शुरुआत करण ने ही की थी, ऋषभ उनकी ओर देखकर बोला। तो शालिनी ने जूस का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। ऋषभ, अगर तू मुझसे कल रात के बारे में बात नहीं करे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कल रात किसकी गलती थी। ऋषभ ने सिर झुका लिया तो शालिनी उसकी ओर देखकर बोली, पहले ये जूस पी ले, उसके बाद ये सिर दर्द की गोली ले लेना। कुछ देर में सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तब तक मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू चाची। शालिनी ने भी मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और उसके रूम से चली गई। उनके जाते ही ऋषभ ने अपना फोन उठाया तो लक्की के 150 मिस कॉल देखकर वो शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत जूस का ग्लास टेबल पर रखा और लक्की को फोन किया। दूसरी ओर से लक्की ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो तुरंत कॉल रिसीव की। ऋषभ, तुझे सुबह से फोन कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कुछ नहीं यार, कल रात अपने सो कॉल्ड भाई की सगाई की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अभी अभी उठा हूँ। उठते ही घड़ी देखी तो पता चला कि शाम के 7 बज गए हैं। फोन देखा तो तेरे 150 मिस कॉल थे। ऐसा कौन सा तूफान आ गया है जो तू मुझसे बात करने के लिए इतना बेचैन है? कहीं वो लड़की तो नहीं मिल गई? ऋषभ, टीवी ऑन कर और BTV न्यूज लगा और आज का न्यूज़पेपर भी रीड कर, दूसरी ओर से लक्की बोला। ऋषभ अपने आसपास रिमोट ढूंढने लगा। उसने उठकर सामने काउच पर पड़ा रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए लक्की से पूछा, हुआ क्या है? आई एम श्योर कि कल रात वाले झगड़े की न्यूज आ रही होगी। लक्की कुछ कहता उसके पहले ही उसकी नजर टीवी न्यूज पर पड़ी। मधु को करण की बाहों में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी लक्की फोन पर बोला, जिस लड़की को तू पिछले 3 साल से ढूंढ रहा था वो तेरे इतने करीब थी। इसी शहर में रहती है वो लड़की, मधु नाम है उसका, और आज इसे सारा शहर तेरे भाई की पत्नी के रूप में जान रहा है। इसके घर का एड्रेस भी मिल गया है मुझे। ऋषभ ने तुरंत उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और टीवी की वॉल्यूम बढ़ा ली। सारी न्यूज सुनकर उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने गुस्से में रिमोट ड्रेसिंग टेबल पर लगे मिरर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसमें लगा कांच चकनाचूर हो गया। एक बार फिर तू मेरे रास्ते में आ गया करण, पर इस बार तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती, ऋषभ गुस्से में बोला। दूसरी ओर मधु ने टेबल पर रखी अपनी और अपने पापा की तस्वीर उठाई और उस तस्वीर को छू कर देखने लगी। उसे अपने बचपन के सारे लम्हे याद आने लगे थे, पर उसने खुद को संभाला और तस्वीर अपने सूटकेस में रखकर सूटकेस बंद किया। वो सूटकेस पकड़े हुए चारों ओर नजरें घुमाकर अपने कमरे को देखने लगी और फिर कमरे से बाहर आई। उसे सूटकेस थामे देखकर आरती उठकर खड़ी हो गई। मधु ने सूटकेस नीचे रखा और अपने पापा के कमरे में जाने लगी, पर कमरा अंदर से लॉक था। वो दरवाजे को छूकर बोली, मैं जा रही हूँ पापा। उसकी आवाज सुनते ही कमरे में बैठे मोहन की आंखों से आंसू झलक आए। मधु फिर से बोली, पापा जाने से पहले बस एक आखिरी बार आपको देखना चाहती हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, प्लीज पापा। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही दरवाजा खोला। वो 10 मिनट तक दरवाजे के पास ही खड़ी रही, पर जब मोहन ने दरवाजा नहीं खोला तो वो सूटकेस उठाकर जाने लगी।
उसे जाते देख आरती ने उसे रोकने के लिए अपने कदम बढ़ाए, पर फिर अपने कदम रोककर मन ही मन बोली, रुक जा आरती, क्यों रोक रही है मधु को, जाने दे इसे, क्योंकि ये वही लड़की है जिसकी माँ ने तुझसे तेरा पति छीन लिया था। आज तू उनके साथ रहती तो है, पर उनके दिल में आज भी वही औरत बसी हुई है। मधु के रहते तू उस औरत को कभी नहीं भूल पाएगी। उसे देखकर तू रोज एक नई मौत मरती है। इसके जाने से तेरी जिंदगी में खुशियां आए ना आए, पर सुकून जरूर आ जाएगा, इसलिए जाने दे इसे, मत रोकना इसे, जाने दे। पर मधु दरवाजे के पास जाकर रुक गई और उसने सूटकेस नीचे रखा। वो आरती के पास आकर बोली, माँ मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा आपकी तकलीफ की वजह रही हूँ, पर अब आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आपको हर रोज मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब कभी लौटकर नहीं आऊंगी। आप अपना और पापा का ख्याल रखिएगा, चलती हूँ। इतना कहकर वो पलटी और अपना सूटकेस उठाकर तेजी से वहां से चली गई। उसके जाते ही आरती भागकर दरवाजे पर आई और उसे जाते हुए देखने लगी। आसपास के लोग भी मधु को जाते देख रहे थे। इधर सड़क पर मीरा अपनी गाड़ी के बाहर बेचैनी से टहल रही थी। वो बार बार गली की ओर देख रही थी, पता नहीं मधु के घर क्या हो रहा होगा। उसने मुझे अपनी कसम में बांध रखा है, इसलिए मैं चाहकर भी वहां नहीं जा सकती, पर मैं यहाँ खड़ी भी तो नहीं रह सकती। मीरा ने कुछ पल सोचा और फिर मधु के घर की ओर बढ़ने लगी। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। अपने डैड की कॉल देखकर उसने मुंह बनाया और कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहती उसके पहले ही उसके डैड ने गुस्से में पूछा, कहाँ हो तुम मीरा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके डैड ने फिर से पूछा, मधु के साथ हो है ना। ये सुनकर मीरा गुस्से में भड़की, हाँ डैड, मैं मधु के साथ ही हूँ और मैं जानती हूँ कि आपने भी मधु को लेकर हो रही बकवास पर ही यकीन किया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि मधु ने कुछ नहीं किया है, उसका करण से कोई लेना देना नहीं है। तभी मधु वहां आ गई। उसने जैसे ही मीरा को फोन पर बात करते देखा तो बिना मीरा से कुछ कहे वहां से चुपचाप चली गई। मीरा के डैड उसकी बातें सुनकर बोले, मीरा तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरह मैं भी मधु को बचपन से जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बस ये कहने के लिए फोन किया है कि इस वक्त मधु को तुम्हारी जरूरत है बेटा, इसलिए उसके साथ ही रहना और मधु से कहना कि हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। वो जब चाहे हक से अपने घर आकर रह सकती है, ये घर उतना ही उसका है जितना तुम्हारा। अपने डैड की बातें सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसकी आंखें भी भर आई। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। उसके डैड मुस्कुराते हुए बोले, अपना और मधु का ख्याल रखना बेटा, और अगर जरूरत पड़े तो उसे यहाँ हमारे घर ले आना। जी डैड। मीरा के इतना कहते ही उसके डैड ने फोन कट कर दिया और मीरा मुस्कुराते हुए मधु के घर की ओर बढ़ने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।